everyone, how are you all? I hope that you are doing your study well and you are fit and fine at your home. So in previous video we have discussed or we have started our fourth chapter, carbon and its compounds, and this chapter is very important for your higher class also, as I have already told you that this chapter is very important, and this chapter is basis of organic chemistry. And as we know that carbon is present everywhere, okay? और हम लोगों ने ये चीज डिस्कस भी की थी कि कार्बन जो है वो चारों तरफ प्रेजेंट है. अगर हम अपने घर में भी देखें तो पेंसिल में और प्लास्टिक्स में हर जगह कार्बन प्रेजेंट है. हमारी बॉडी के अंदर भी कार्बन प्रेजेंट है, ओके? तो जो कार्बन जिनके साथ जुड़ता है, कार्बन एक एलिमेंट है और जिसके साथ जुड़ता है तो कार्बन के कंपाउंड्स वो कहलाते हैं. गॉट इट? तो इस चैप्टर में कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी की जाएगी. गॉट इट? तो इस चैप्टर में क्या है कि कार्बन कैसे दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करता है, किस तरीके का बॉन्ड बनाता है, उन कार्बन कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये डिस्कस आपसे की जाएगी. गॉट इट? अच्छा, इस चैप्टर में एक बार रिकॉल कर लेते हैं. प्रीवियस वीडियो में हमने क्या क्या बताया था. इस चैप्टर में हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कार्बन क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन क्यों नहीं लूज या गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को, कार्बन हमेशा शेयर ही करता है. आज हम इस वीडियो में तुम्हें बता रहे हैं कि जो कार्बन से जुड़े कंपाउंड्स होते हैं वो कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है? और ऐसा कहा जाता था, बर्जीलियस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो नेचर में मिलते हैं, नेचुरली अकर कर सकते हैं, उनको अपन लैब में नहीं बना सकते. लेकिन एक साइंटिस्ट थे वोलर, ओके? वोलर ने क्या किया कि अमोनियम सल्फेट और अमोनियम साइनेट से, गॉट इट? अमोनियम सल्फेट और अमोनियम साइनेट से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, यूरिया, जिसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2. देखो इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है. तो वोलर ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, ठीक है, इनऑर्गेनिक अमोनियम सल्फेट, इसमें कार्बन नहीं होता, है ना, अमोनियम साइनेट, इसमें भी कार्बन नहीं होता है. तो इसमें इन्होंने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था, यूरिया. यूरिया वॉज द फर्स्ट प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी. ठीक है? ओके, तो हम अपने नेक्स्ट डिस्कशन पे आते हैं. हमने डिस्कस कर लिया था कि कार्बन जो है वो ग्रुप 14 में प्रेजेंट होता है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, और जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 2,4. लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये हमेशा शेयर करता है, लूज या गेन नहीं कर सकता. इसी वजह से इस पर कोई चार्ज नहीं आता है. ठीक है? अगर कोई एलिमेंट लूज करता है और उन लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन्स को दूसरा एलिमेंट गेन करता है परमानेंटली, तो उस पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आ जाता है. तो इस टाइप के कंपाउंड तो हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड, जो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू बने हैं. लेकिन जो कंपाउंड्स शेयरिंग के थ्रू बनते हैं, उसमें ना लूजिंग होती ना गेनिंग होती, वो कंपाउंड्स कहलाते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स. और हमने प्रीवियस वीडियो में ये भी पढ़ा था कि कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं, या हम ये कहें कि जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है, समझौते वाली बॉन्डिंग जो होती है, शेयरिंग वाली, वो नॉन मेटल्स में प्रेजेंट होती है. नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और वो लास्ट शेल में सेम से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेयरिंग के लिए, इस वजह से वो शेयर करते हैं. और हमने पढ़ा कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप्स के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड. ओके, दैट मच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस वीडियो. टुडे in this video we will discuss the following points: versatile nature of carbon. and versatile means क्यों कार्बन हर जगह प्रेजेंट होता है, क्यों हम कार्बन को ऑलराउंडर कहते हैं, क्यों कार्बन हर एलिमेंट को अपने साथ अटैच कर लेता है,
कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, प्रोटीन, प्लास्टिक, है ना, डिटर्जेंट्स और सोप्स, इन सभी में केमिकल्स, पेंट्स, इन सभी में कार्बन प्रेजेंट होता है। तो ऐसी क्या खास बातें हैं कार्बन के अंदर जो कि उसको वर्सेटाइल बनाती हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड इम्पॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड ऑल्सो, दैट विच प्रॉपर्टीज मेक कार्बन वर्सेटाइल इन नेचर। तो दो प्रॉपर्टीज हैं कार्बन की, एक तो है टेट्रावैलेंसी और दूसरी है कैटिनेशन। ठीक है, तो टेट्रावैलेंसी, देखो टेट्रा का मतलब होता है 4, वैलेंसी यू नो। ठीक है, वैलेंसी की ना दो डेफिनेशंस होती हैं। एक वैलेंसी होती है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज, गेन या शेयर कर रहा है एक एलिमेंट, वो उसकी वैलेंसी है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाती है, वैलेंसी। और एक वैलेंसी की होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट कितने एलिमेंट्स को जोड़ सकता है अपने साथ। अगर एक एलिमेंट 4 एलिमेंट को जोड़ पा रहा है अपने साथ तो उसकी 4 वैलेंसी है। अगर 5 को जोड़ पा रहा है ना, तो 5 कहेंगे, क्योंकि एक्सेप्शनल केसेस में आ जाते हैं 5 वैलेंसी वाले कंपाउंड्स जो होते हैं, जनरली 4 तक वैलेंसी एग्जिस्ट करती है। ओके, तो कार्बन की हमने देखा था कि लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए स्टेबल होने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, और वो 4 इलेक्ट्रॉन्स कैसे करता है, कैसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, कैसे स्टेबल होता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। ओके, जब ये शेयरिंग करता है तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं और इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4। इसी वजह से इसको कहा जाता है टेट्रावैलेंट, या इसकी वैलेंसी कहलाती है टेट्रावैलेंसी। तो डियर स्टूडेंट्स देखो, अगर इसकी 4 वैलेंसी है तो इसका मतलब ये 4 एलिमेंट्स को अपने साथ जोड़ सकता है, क्योंकि मैंने वैलेंसी के लिए ये भी कहा कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, कितने एलिमेंट्स को अपने साथ जोड़ सकता है। तो इसकी 4 वैलेंसी है और ये वैलेंसी को मैंने किससे दिखाया, बॉन्ड से। ठीक है, 4 एलिमेंट्स कैसे जुड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो बीच में इलेक्ट्रॉन्स जितने शेयर होंगे उसके अकॉर्डिंग उनके बॉन्ड्स बनेंगे। अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है तो डबल बॉन्ड बनेगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब कार्बन अपने साथ 4 एलिमेंट्स को जोड़ सकता है। कार्बन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट होता है और इसकी वैलेंसी कहलाती है टेट्रावैलेंसी। देखो तो कितना इंटरेस्टिंग एलिमेंट है ये, अपने साथ 4 एलिमेंट्स को जोड़ सकता है। और एक ही तरह के एलिमेंट नहीं हो सकते, अलग अलग भी हो सकते हैं, या हाइड्रोजन जुड़ जाए, या क्लोरीन जुड़ जाए, या फ्लोरीन जुड़ जाए, या ब्रोमीन जुड़ जाए, कितने भी एलिमेंट्स को जोड़ सकता है अपने नीड के अकॉर्डिंग। हमें जिस एलिमेंट की नीड है इसी वजह से हम कोई भी एलिमेंट इसके साथ अटैच कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट वर्सेटाइल नेचर कौन बनाता है, कौन सी प्रॉपर्टीज को वर्सेटाइल बनाती है, टेट्रावैलेंसी। सेकेंड प्रॉपर्टी है आपकी कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है, कैटिनेशन का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट्स तुमने देखा होगा कि प्लास्टिक हमने पढ़ा था 8th क्लास में, पॉलीमर्स किससे बनते हैं, पेट्रोकेमिकल से। पॉलीमर्स आर सिंथेसाइज्ड बाय पेट्रोकेमिकल्स, जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट होते हैं ना उनसे हम प्लास्टिक्स बनाते हैं। ठीक है, पॉलीमर्स बनाते हैं, प्लास्टिक्स बनाते हैं। तो जो पेट्रोकेमिकल्स होते हैं ना उसमें कार्बन होते हैं और लंबी चेन होती है कार्बन की, कार्बन कार्बन कार्बन, तो अपने साथ वो ज्वाइन कर सकता है कार्बन, कितने भी कार्बन को। ठीक है, तो कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग, कार्बन अपने जैसे कार्बन को ही अटैच करता चला जाता है और एक लंबी चेन बना लेता है। और इस प्रॉपर्टी की वजह से ये कार्बन पॉलीमर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। गॉट इट। और ये डिफरेंट तरीके से जोड़ सकता है। क्रॉस लिंक्ड 8th क्लास में मैं समझाया था, अगर आपस में क्रॉस लिंक्ड में जुड़ रहा है तो अलग प्लास्टिक होगी, अगर लीनियरली जुड़ रहा है स्ट्रेट चेन में तो अलग प्लास्टिक होगी। तो सेल्फ लिंकिंग इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो देखो कार्बन के अंदर दो कितनी अच्छी प्रॉपर्टी है जो इसको वर्सेटाइल बनाती है। पहला है टेट्रावैलेंसी और दूसरी है कैटिनेशन। व्हाट इज कैटिनेशन?
Catenation means self-linking property of carbon in which carbon attaches another carbon atom and make long chain. Okay. Next important है जो है इसका स्मॉल साइज. देखो मैंने तुम्हें 5th चैप्टर में भी बताया था कि जैसे सपोज ये ग्रुप 14 है तो यहाँ पर कार्बन सिलिकॉन, ठीक है, ओके, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, ये 14 ग्रुप में एलिमेंट्स आते हैं. तो हम जानते हैं कि ग्रुप्स में अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती है. तो सबसे छोटी रेडियस किसकी होगी? कार्बन की. तो कार्बन सबसे छोटा हुआ और जो सबसे छोटा होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को संभाल के रखेगा. तो कार्बन जितने भी एलिमेंट के साथ जुड़ता है ना स्टेबल कंपाउंड बनाता है. तो इस वजह से इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि कार्बन क्या है ग्रुप 14 में है और सबसे ऊपर प्रेजेंट है. तो कार्बन सबसे छोटा है, इट हैज स्मॉल साइज, दैट्स व्हाई इट हैज, इसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है और एलिमेंट्स को संभाल के रखता है ये. तो स्टेबल कंपाउंड्स बनाता है. तो इसकी ये जो प्रॉपर्टीज है ना ये इसको वर्सेटाइल बनाती हैं. अब कभी कभी बोर्ड में, इस साल बोर्ड में क्वेश्चन भी आया था कि कार्बन की कौन सी प्रॉपर्टीज है जो उसको वर्सेटाइल बनाती हैं और अदर एलिमेंट्स को क्यों नहीं कहते, क्योंकि ग्रुप 14 में तो ये भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इनकी भी तो वैलेंसी 4 होगी भाई, तभी तो ग्रुप 14 में प्रेजेंट है. इसकी भी 4, इसकी भी 4, इसकी भी 4, गॉट इट. तो इतने सभी एलिमेंट्स को वैलेंसी क्या होगी? 4 होनी चाहिए इनकी वैलेंसी. तो इनकी जब 4 वैलेंसी है तो ये सब एलिमेंट्स वर्सेटाइल कहलाने चाहिए. ये एलिमेंट क्यों नहीं वर्सेटाइल कहलाती? केवल कार्बन ही क्यों कहलाता है वर्सेटाइल? तो इसका रीजन ये है ड्यू टू स्मॉल साइज. इसका स्मॉल साइज होता है और ये लंबी चेन बनाता तो चला जाता है और स्टेबल कंपाउंड्स बनाता है. एक कार्बन एटम, एक कार्बन एटम, एक कार्बन एटम. लेकिन जो सिलिकॉन होता है ना, सिलिकॉन क्या करता है? चेन बनाता तो है, कैटिनेशन करता तो है, लेकिन वो इतना स्टेबल कंपाउंड्स नहीं बना पाता क्योंकि उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है. बड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाते हैं उसमें से और चेन ब्रेक हो जाती है कभी कभी जब ज्यादा प्रेशर उस पर डाला जाता है उस एटम पे. गॉट इट. तो क्यों नहीं कहा जाता सिलिकॉन को वर्सेटाइल? सिलिकॉन बनाता है, कैटिनेशन करता है, लंबी चेन बनाता है, लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाता जितनी कौन बनाता है? कार्बन. तो कार्बन इज वर्सेटाइल इन नेचर. गॉट इट. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? कार्बन क्या है, व्हाट इज कार्बन, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कार्बन क्यों वर्सेटाइल है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जो कि है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. देखो एलोट्रॉप्स का क्या मतलब होता है? एलोट्रॉप्स का मतलब ये होता है कि एक ही एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट हो. ठीक है, जैसे यहाँ एक ए जगह है वहां भी कार्बन प्रेजेंट है, एक बी जगह है उस वहां भी कार्बन प्रेजेंट है, एक सी जगह है वहां भी कार्बन प्रेजेंट है, डी जगह है वहां भी कार्बन प्रेजेंट है. इसका मतलब कार्बन अपने ना स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है. कार्बन स्ट्रक्चर चेंज कर करके हर जगह प्रेजेंट हो सकता है. तो एक ही एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स, जैसे एक जो कार्बन यहाँ पर है, गॉट इट, जो कार्बन यहाँ पर है वो तो शाइन कर रहा है और जो कार्बन बी पे है वो शाइन नहीं कर रहा. तीसरा वाला कार्बन शाइन कर रहा है, ये नहीं कर रहा. तो इसका मतलब एक ही एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट हो रहा है और उसके अंदर सेम केमिकल पाया जा रहा है, लेकिन सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं. तो एक ही एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम हो क्योंकि वो एक ही केमिकल से मिलके बनी है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो, वो फॉर्म्स, वो डिफरेंट फॉर्म्स कहलाती हैं एलोट्रॉप्स. और ये प्रॉपर्टी उस एलिमेंट की जो विशेषता है ये कहलाती है एलोट्रॉपी. ओके, तो व्हाट इज एलोट्रॉप या व्हाट आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन? एलोट्रॉप्स can be defined as various forms of elements
which have same chemical properties but different physical properties. ओके, तो हमारे पास कार्बन के दो एलोट्रॉप्स के नेचर होते हैं, ठीक है। या हम ये कहें कि जो कार्बन होता है उसके हमारे पास 3 एलोट्रॉप्स प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है डायमंड, दूसरा होता है ग्रेफाइट, तीसरा होता है फलरीन। ओके, अच्छा, ये जो कार्बन होता है इसके जो एलोट्रॉप्स होते हैं वो 2 टाइप से नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। एक तो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है और एक एमॉर्फस फॉर्म होती है, जो शाइन नहीं करती, जिसके एटम्स अच्छे से अरेंज नहीं होते, वो फॉर्म तो कहलाती है एमॉर्फस। और जिस फॉर्म में एटम्स अच्छे से अरेंज होते हैं, रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, वो सिस्टमैटिक फॉर्म कहलाती है क्रिस्टलाइन इन नेचर। तो इसका मतलब कार्बन 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म और एमॉर्फस फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म में इसके 3 एलोट्रॉप्स आते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, फलरीन। क्योंकि देखो डायमंड में एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है, एक शेप बनती है और वो शाइन करता है। डायमंड क्यों शाइन करता है? ड्यू टू इंटरनल रिफ्लेक्शन। वो बाहर की सनलाइट शाइन नहीं करता है, वो इंटरनल, क्योंकि उसके ना जो एजेस होते हैं शार्प होते हैं काफी, तो इस वजह से डायमंड शाइन करता है। और डायमंड में कार्बन एटम्स ही अरेंज होते हैं और टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं इस टाइप से, ठीक है। क्लोज पैक्ड होता है डायमंड, कार्बन कार्बन कार्बन, और इस तरह से जो कार्बन के एटम्स अपने आप को क्लोज पैक्ड बनाते हैं, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है डायमंड में, इसीलिए डायमंड कैसा अरेंजमेंट कहलाता है? क्रिस्टलाइन फॉर्म। और ग्रेफाइट में भी जो कार्बन होता है वो लेयर्स के रूप में अरेंज होता है और उसमें भी वेल अरेंज्ड होते हैं, ऑर्डरली प्रेजेंट होते हैं कार्बन एटम्स, इसलिए ग्रेफाइट भी क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ठीक है। फलरीन में भी कार्बन एटम्स अच्छे से अरेंज होते हैं, तो फलरीन भी क्रिस्टलाइन फॉर्म है। लेकिन जो एमॉर्फस फॉर्म है, जो शाइन नहीं करती, जिसमें ऐसे ही कार्बन एटम्स अरेंज होते हैं, एक कार्बन इधर तो दूसरा कहीं पीछे, तीसरा कहीं और, ऐसे आगे पीछे, कोई वेल अरेंजमेंट नहीं होता उनका, और वो एमॉर्फस फॉर्म्स होती हैं कार्बन की कोल, चारकोल। गॉट इट? तो कोल में जब हमने 8th क्लास में पढ़ा था कि कोल का जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें कितनी सारी चीजें मिलती है ना, तो उसमें जब हम डिस्टिलेशन करते हैं तो जो 90% जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, बाकी में और कुछ मिक्स होता है, उसको हम कोक कहते हैं। बाकी गैस कार्बन भी होता है, कोल गैस भी मिलती है, ठीक है। तो कोक क्या होता है? प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। ओके, तो हमने क्या पढ़ा अभी? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? वेरियस फॉर्म्स ऑफ कार्बन विच आर सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। और जो एलोट्रॉप्स होते हैं वो 2 टाइप में अरेंज होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में और एमॉर्फस फॉर्म में। क्रिस्टलाइन फॉर्म्स आर दोज फॉर्म्स इन विच एटम्स आर अरेंज्ड रेगुलरली। और क्रिस्टलाइन फॉर्म्स के एग्जाम्पल क्या है? डायमंड, ग्रेफाइट एंड फलरीन। वेयर एज एमॉर्फस के क्या एग्जाम्पल है? कोल, चारकोल, ओके, लैम्प कार्बन एटसेट्रा। तो ये उसके एलोट्रॉप्स हुए कार्बन के। अच्छा, अब इसमें अगर हम एक एक करके पढ़ें अगर इन एलोट्रॉप्स की डेफिनेशन और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, हमारे सिलेबस में एमॉर्फस फॉर्म्स ज्यादा नहीं है, ठीक है। क्रिस्टलाइन फॉर्म्स के बारे में थोड़ा सा बताया गया, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया गया है इसमें। तो पहला क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन, पहला कौन है? डायमंड। दूसरा कौन है? ग्रेफाइट। तीसरा कौन है? फलरीन, ठीक है। ओके, तो डायमंड क्या होता है? जो डायमंड होता है उसमें कार्बन एटम्स एक रेगुलर टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होते हैं, क्लोज पैक्ड होते हैं इसमें कार्बन एटम्स, ठीक है। इसी वजह से
डायमंड में क्या होता है, बंधे रहते हैं, कार्बन अटैच रहते हैं। ओके, तो इस वजह से क्या होता है, कार्बन सबसे ज्यादा हार्ड होता है, क्लोज पैक्ड है, टाइटली पैक्ड है। और जब टाइटली पैक्ड है तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचता इसमें, तो इस वजह से बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गॉट इट? तो देखो, डायमंड हार्डेस्ट है, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो बैड कंडक्टर होता है। दूसरी बात, ये आपका किसी में भी सॉल्युबल नहीं होता डायमंड। ठीक है, डायमंड इज इनसॉल्युबल इन ऑल सॉल्वेंट्स, किसी में भी सॉल्युबल नहीं होता। इसके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स काफी हाई होते हैं। अगर हम सेकेंड फॉर्म देखें, ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट क्या होती है, ग्रेफाइट में ना कार्बन एटम्स ऐसे हेक्सागोनल लेयर्स में अरेंज होते हैं, इस टाइप से। हेक्सागोनल मतलब जिसके 6 कोने हों, ठीक है, इस टाइप से। तो जो ग्रेफाइट होता है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट जो है एलोट्रॉप, वो आपका सॉफ्ट होता है एंड स्लिपरी होता है ना। डायमंड एलोट्रॉप तो क्लोज पैक्ड होते हैं जिसमें कार्बन, और हार्ड होता है। ग्रेफाइट जो एलोट्रॉप होता है ना, एक तो सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है, और ना लूजली पैक्ड होते हैं उसमें कार्बन, और ना ये हेक्सागोनल लेयर्स मूव कर सकती हैं ऐसे करके। और इनके बीच में ये देखो, इन दो लेयर्स के बीच में ना कोई बॉन्डिंग नहीं दिख रही है हमें, तो ये जो नॉन बॉन्डिंग होती है जिनके बीच में, लेकिन फिर भी अट्रैक्शन है। ऐसा होता है कि नेचर में ये कहते हैं, नेचर में एक फोर्स की थ्योरी है जिसमें ये कहते हैं कि दो एलिमेंट्स हैं, उनके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन फिर भी वो अट्रैक्ट करते हैं, आपस में बंधे रहते हैं, तो वो उस टाइप की बॉन्डिंग कहलाती है वॉन्डर वॉल बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसमें कैसी बॉन्डिंग होती है, वॉन्डर वॉल बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग एटम्स के बीच में वीक होते हैं ये फोर्सेस, तो इनको ना तोड़ा जा सकता है। तो ग्रेफाइट में वीक वॉन्डर वॉल फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, पाए जाते हैं इसमें। हालांकि कोवेलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट है इसमें, लेकिन जो नॉन बॉन्डेड एटम्स होते हैं फिर भी वो अटैच रहते हैं, इसलिए उनको वीक वॉन्डर वॉल फोर्सेस कहते हैं। और इसको ब्रेक किया जा सकता है, ऐसे हिलती रहती है, स्लिपरी होती है ग्रेफाइट। तो इस वजह से यहाँ पर ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट की होने की वजह से इट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो डायमंड इज बैड कंडक्टर, करता ही नहीं है कंडक्टर, पुअर कंडक्टर है। और जो ग्रेफाइट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट टाइटली पैक्ड, इट इज लूजली पैक्ड होती है, हेक्सागोनल लेयर्स होते हैं इसमें, आपस में लूजली पैक्ड हेक्सागोनल लेयरिंग स्ट्रक्चर होता है, और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है, जिसकी वजह से इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें एक और मैं बता रही हूँ तुम्हें, इसका जो यूज होता है ना, लुब्रिकेंट्स की तरह भी यूज किया जाता है इसको, है ना। 8th क्लास में एक टॉपिक है फ्रिक्शन में सॉलिड लुब्रिकेंट का एग्जांपल ग्रेफाइट आता है, ग्रेफाइट पाउडर। ठीक है, तो ग्रेफाइट पाउडर किसके काम आता है, लुब्रिकेंट की तरह भी काम में लाया जाता है, और ये स्लिपरी होता है इस वजह से। तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेफाइट, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट फलरीन्स। तो यहाँ तक तुम लोग रिवाइज करना और चैप्टर को रीड आउट भी करना। ओके, थैंक यू।